गाइस इस वीडियो को बनाने के लिए मुझे बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस का सामना करना पड़ा। डार्क राय ने मुझे कई तरीके से रोका, जिस कारण ये वीडियो को इस तरह से पेश करा जा रहा है। वरना बहुत सारे इंस्ट्रक्शन लग गए मेरे ऊपर और बहुत सारी शोर शराबे की वजह से मुझे ऐसे करके वीडियो बनानी पड़ी। इसलिए वो इसमें बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो सकती है, लेकिन बातें मेरी सही सही होंगी। इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना। एंड पर देखने के बाद ही आप सजेशन देना या फिर कुछ भी पूछ लो, लेकिन थ्योरी से रिलेटेड होना चाहिए। गाइस, अगर मैं पूछूं कि टोबियस आया कहाँ से है, मतलब उसका ओरिजिन क्या है, तो इसमें मेरे को कोई शक नहीं कि कोई भी पोकी ट्यूबर या फिर कोई भी पोकी फैंस ये एकदम कंफर्म नहीं बता सकता। सभी अपनी थ्योरी देंगे। तो इसमें मैं भी अपनी एक थ्योरी रखना चाहता हूँ, जो थोड़ी हॉरर हैगी लेकिन ज़्यादा सेंस बनाती है। चल तूने कभी अच्छा ट्राई किया, अब मुझे बोलने दे। गाइस, अगर मैं कहूँ कि टोबियस कोई ह्यूमन नहीं है बल्कि एक क्रिएशन हैगी, यानी कि एक मिराज हैगा डार्क राय का। मिराज वो चीज़ होती है जो कभी होती भी नहीं है लेकिन लोगों को दिखती हैगी। और डार्क टाइप पोकेमोन ये एक बड़े अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं। माना घोस्ट टाइप पोकेमोन भी काफ़ी अच्छा करते हैं, लेकिन घोस्ट टाइप से ऊपर डार्क टाइप पोकेमोन होते हैं। ये आपने ज़रूरा वाली मूवी में देखा होगा कि उसके इल्यूजन कितने खतरनाक थे। तो इन्हीं कमाल के इल्यूजन से टोबियस का जन्म हुआ। टोबियस का कोई ओरिजिन नहीं हैगा। उसे एक मिस्टीरियस ट्रेनर ऐसे नहीं कहते, क्योंकि उसे कोई नहीं जानता कि वो कहाँ से आया है, उसका मकसद क्या है। लेकिन इतना पता था उन्हें कि उसका एक डार्क राय पोकेमोन हैगा जो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैगा। बल्कि रियलिटी कुछ और थी कि डार्क राय के पास टोबियस था, एक इल्यूजन के तौर पर। और आपने देखा होगा लीग में कि कई बार उसकी बैटल हुई कई ट्रेनर से, और सबको उसने डार्क वर्ल्ड में डाल दिया, यानी कि बैड ड्रीम में डाल दिया। और जिम लीडर के साथ भी यही हुआ। वो बहुत बुरे सपने में जा चुके थे। उनका सबसे बुरा सपना यही होगा कि वो एक ट्रेनर से इतनी बुरी तरीके से हार जाएं। और पोकेमोन कंपनी वालों ने भी इसको कभी हाईलाइट नहीं किया कि इसके पास एक डार्क राय जैसा पोकेमोन रहेगा। तो इस थ्योरी के कारण आपके मन में काफ़ी सारे सवाल उठ रहे होंगे और आप वो कमेंट कर सकते हैं। लेकिन कुछ सवाल जो मेरे मन में थे कि ऐसा ऐसा क्यों नहीं हुआ फिर एनिमे में, वो उन सब के जवाब भी मैं इस वीडियो में देता हूँ। पहली बात कि सिनो में इन्फरनेप क्यों नहीं आया फाइनल में। फाइनल तो नहीं कहेंगे यार, लेकिन एस के लिए वो फाइनल ही था, तो उसके बाद वो हार ही गया। लेकिन इसने सिनो में इन्फरनेप का इस्तेमाल क्यों नहीं किया। माना वो पोजीशन था यार, ठीक हो जाता मगर अगली बैटल तक, मगर ऐसा नहीं हुआ क्योंकि डार्क राय डर चुका था। सच कह रहा हूँ गाइस, डार्क राय वहाँ डर चुका था क्योंकि इन्फरनेप की पावर बहुत ज़्यादा थी। और आपने देखी होगी उसकी पावर इतनी ज़्यादा दिखा दी गई थी कि उसे 3 पोकेमोन को हरा दिया पोजीशन होने के बाद भी। और एक फाइटिंग टाइप पोकेमोन डार्क टाइप पोकेमोन पे हमेशा भारी पड़ेगा, जिसके कारण डार्क राय को बहुत ज़्यादा डर लग रहा था कि वो इससे जीत पाएगा कि नहीं जीत पाएगा। जिसके कारण उसने यहाँ चाल चली और नहजोय को ड्रीम में डाल दिया, जिसके कारण वहाँ पर वो सही टाइम पे ठीक नहीं हो पाया। और हिप्नोटाइज करना यार डार्क टाइप पोकेमोन के लिए ईजी होता है, और अगर डार्क राय जैसा पोकेमोन होगा तो उसके लिए बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा ये काम। माना उसे इन्फरनेट से खतरा था, लेकिन और सारे पोकेमोन क्यों नहीं आए? क्योंकि नहजोय ने किसी पोकेमोन को ठीक नहीं किया था, क्योंकि इन्फरनेट भी उसी टाइम पे ठीक होता, वरना कोई पोकेमोन ठीक नहीं होता। जिस कारण से उसे पूरी टीम बदलनी पड़ी। पिकाचू आपको बताइए होगा, पिकाचू जल्दी ठीक हो जाता है, वो क्योंकि बाहर रहता है इसलिए हैंड टू हैंड मिल गया होगा, जिस कारण से उसे पुरानी टीम वापस आनी पड़ी। लेकिन डार्क राय को बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि सेप्टाइल भी एक ऐसा पोकेमोन इसके पास और होगा जो इसको हरा सकता है। क्योंकि इस सीन को थोड़ा फोकस करके देखिए, क्योंकि हर पोकेमोन डार्क वर्ल्ड में था, यानी कि हर बार हारने वाला था। यहाँ पर सेप्टाइल जब जगा, वो इकलौता पोकेमोन था जिसने ऐसा करके दिखाया, जिसके कारण टोबियस के चेहरे का रंग उड़ गया। क्योंकि अब उसको कंट्रोल वहाँ पे खोना पड़ा, क्योंकि वो उठ चुका था। डार्क राय जब तक उस पर कंट्रोल पाता तब तक ही सेप्टाइल का एक खतरनाक हमला लग चुका था, जिसके कारण वो फेंट हो जाता है। लेकिन आपने देखा होगा पिकाचू भी कुछ सेकंड में होश में आ जाता है, जिसके कारण वो दोबारा लड़ने के लिए तो तैयार हो जाता है, लेकिन वो डिस्क्वालीफाइड हो जाता है, जिसके कारण वो नहीं आ सकता आगे। जिस कारण से डार्क राय एक और इल्यूजन में आता है लैटियोस नाम का। आपको पता होगा लैटियोस कितना ज़्यादा पावरफुल पोकेमोन है, लेकिन वो थोड़ा वीक था यहाँ पर, क्योंकि उसने सेप्टाइल को हराया, स्वेलो को हराया। ये दोनों ही पोकेमोन काफ़ी स्ट्रॉन्ग थे, लेकिन ईजिली हार गए क्योंकि उसके पास पावर डार्क राय की थी। लेकिन डार्क राय सेप्टाइल का मूव खा चुका था, जिसके कारण थोड़ा वीक तो हो ही गया था। वो 50% पावर पे था लैटियोस की। यहाँ दूसरा क्वेश्चन उठता है कि सेप्टाइल के एक मूव से ही डार्क राय जैसा पोकेमोन कैसे फेंट हो गया। वो फेंट हुआ था, वो फेंट होने का ड्रामा कर रहा था, क्योंकि अगर वो पूरा फेंट हो जाता तो टोबियस डिसअपियर हो जाता, जिसके कारण उसकी पोल खुल जाती और उसे भागना पड़ जाता। तो वहाँ उसने फेंट होने का ड्रामा किया, एक और पोकेमोन क्रिएट किया जो फ्लाइंग टाइप था, जिसके कारण वो ग्रास टाइप पे भारी पड़ गया। उसको भी ध्यान बिल्कुल नहीं थी कि उसके और पोकेमोन भी अलग अलग टाइप के आएंगे जो इतने ज़्यादा डिफरेंस रखेंगे। अपनी बात को सही साबित करने के लिए उसने लैटियस को क्रिएट किया। मैं ये बताऊंगा कि उसकी क्या बात थी जिसके कारण से उसने लैटियस को चुना।
तो वहाँ पर उसकी हाफ एचपी थी, जिसके कारण से उसने 2 पोकेमॉन को हरा दिया। लेकिन तीसरा पोकेमॉन पिकाचू था, जो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन हैगा और जिसने एक लेजेंडरी पोकेमॉन को हरा रखा हैगा। तो उसके लिए ये ज़्यादा बड़ी बात नहीं थी और उसको दिख रहा था कि पिकाचू उसके सामने हैगा, तो इलेक्ट्रिक टाइप पोकेमॉन उसके पास हैगा, तो उसको फ्लैंग टाइप पोकेमॉन नहीं निकालना चाहिए। लेकिन सेप्टाइल भी उसके आगे खड़ा था, जिसके लिए उसे फ्लैंग टाइप पोकेमॉन की ज़रूरत थी और ज़्यादा पावर नहीं थी कि वो और सारे पोकेमॉन को क्रिएट कर सके। और ज़्यादा कोई बड़ा पोकेमॉन आया था या फिर उसे क्रिएट करने में ज़्यादा दिक्कत होती, जिस कारण से उसे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती थी अपने टोबियस को हैंडल करने में, क्योंकि यहाँ पर ऑडियंस बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी। उसको बहुत बड़ा इल्यूजन बनाना पड़ रहा था, जिस कारण से वो फुल पोटेंशियल से नहीं लड़ पाया। तो अब डार्कराय को बहुत सारी चीज़ें करनी थी। ऑडियंस को संभालना था, टोबियस को डिसअपियर होने से बचाना था और एक खतरनाक पोकेमॉन से लड़ना था बिना स्टेज पे रहे। उसे पोकेबॉल के अंदर से ये सब करना था। माना वो पोकेबॉल के अंदर नहीं था, लेकिन इल्यूजन तो उसका यही कहता है कि वो पोकेबॉल के अंदर गया, बल्कि वो शैडो बन गया था टोबियस की, जिस कारण से वो ये सब कर पाया आगे भी। और जैसे ही उसे पता लगा कि पिकाचू अब यहाँ पर नहीं जीत पाएगा और वो थक के फेंट होने वाला हैगा, तो वहीं पर उसने अपने आप को भी थोड़ी राहत दी, जिस कारण से उसका लेटियस भी फेंट हो गया, यानी कि यहाँ ड्रॉ हो जाता हैगा, क्योंकि उसका बहुत ज़्यादा स्टेमिना जा चुका था। उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि उसे दोबारा ऐसी बैटल देखने को मिलेगी, इसलिए उसने लेटियस का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं किया। और लीग जीतने के बाद भी लेटियस को कहीं नहीं दिखाया गया, बल्कि डार्कराय उसके साथ ही खड़ा था। और हमेशा दिखाया जाता है कि कोई भी पोकेमॉन ट्रेनर जब जीतता है उसके साथ उसका पोकेमॉन भी खड़ा होता है या फिर उसकी पूरी टीम खड़ी होती है। तो अब बात करते हैं उसने लेटियस को ही क्यों चुना अपना सेकंड पोकेमॉन के रूप में। क्योंकि डार्कराय किसी के भी मन को पढ़ सकता है, तो उसने एस के मन में देखा कि सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन कौन सा रहेगा सेप्टाइल के खिलाफ, जो फ्लाइंग टाइप होना चाहिए, लेकिन उसे रेजिस्टेंस भी मिलनी चाहिए पिकाचू से, जिससे उसने लेटियस को चुना। लेटियस इकलौता ऐसा पोकेमॉन है जो उसकी सारी बातों पे खरा उतरता है, क्योंकि उसने कहा था गिब्बल का ड्रैको मीटियोर उसके नेक्स्ट पोकेमॉन के ऊपर बहुत ज़्यादा सुपर इफेक्टिव रहने वाला था, जिसमें से लेटियस एक था। अगर डार्कराय हारता है, जो बहुत कम चांस थे इसके, लेकिन जब भी हारता तो उसी लेटियस को ही चुनता, क्योंकि ये इकलौता सा पोकेमॉन है जो ऐसी मेमोरी में हैगा, लेकिन ऐसे से कभी देखा नहीं किसी ट्रेनर के पास। तो अब आप कहेंगे कि डार्कराय का मकसद ही क्या था, उसे चैंपियन बनना ही क्यों हैगा? तो यार इसका सिंपल सा जवाब हैगा, इसका जवाब म्यूटू देगा, क्योंकि म्यूटू ही एक ऐसा पोकेमॉन ट्रेनर हैगा जो एक खुद का पोकेमॉन भी है और इसके लिए एग्जैक्ट राइवल एक डार्कराय ही रहेगा, वरना उसको रोकना इम्पॉसिबल हो जाएगा। तो म्यूटू ने शायद शर्त रखी होगी कि एक चैंपियन ही मेरे को चैलेंज कर सकता हैगा, तो वहाँ पर म्यूटू को हरा दिया होगा डार्कराय ने, लेकिन चैंपियन कप लेने के बाद। और अगर ये मेरी थ्योरी सही होती हैगी तो फिर हमें आगे देखने को मिल सकता हैगा कि म्यूटू का हाल क्या हुआ था। ये पुरानी एक मूवी बना देंगे कि उस टाइम पे क्या हुआ था टोबियस के साथ, तो ये सब दिखा देंगे हमें। और उसके बाद हमें एक और नई चीज़ देखने को मिलेगी कि म्यूटू दोबारा आता हैगा, तो उसके पास कौन कौन से नए पोकेमॉन होते हैं। डार्कराय और टोबियस का क्या हुआ, क्योंकि ये दोनों ही इकलौते ऐसे पोकेमॉन ट्रेनर हैं जो अभी तक नहीं दिखाए गए, ना ही उनकी कोई लीक आए हैं, ना ही इनके बारे में कुछ जानते भी होंगे। ये वापस आएंगे या नहीं आएंगे, लेकिन ऐस का हमें पता है कि ऐसा अगर चैंपियन बन जाता है तो उसे एक ना एक बार दोबारा म्यूटू से लड़ना ही होगा, और इस बार हालात कुछ ज़्यादा बदतर से बदतर हो सकते हैं, क्योंकि म्यूटू यार बहुत ही ज़्यादा अंडररेटेड जा चुका हैगा। उसे दोबारा ओवररेटेड लाने के लिए ऐसा करना पड़ेगा। और वैसे भी गो का सपना है म्यू को पकड़ना, तो म्यू वापस तभी आएगा जब म्यूटू उसके सामने होगा। तो ये काफ़ी अच्छा कमाल का मैच देखने को मिलेगा, जब म्यूटू को ऐसे में मुकाबला करना पड़ेगा और अंत में एस म्यूटू को पकड़ लेगा। तो म्यू और म्यूटू का एक और मैच होगा गो वर्सेस एस की फाइनल बैटल, क्योंकि ये दोनों ही मेन कैरेक्टर हैं पोकेमॉन जर्नीज की। तो हाँ गाइस, ये मेरी थ्योरी थी या फिर मेरे ओवर थिंकिंग कह सकते हो, लेकिन जो था यही था। अगर वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करना। अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देखा है तो भाई कमेंट करके बताना कि मेरी कौन कौन सी बात आपको सही लगी, सेंसिबल लगी और हॉरर कौन सी बात लगी।